हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि न्याय व्यवस्था में न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और दूसरी बात कि न्याय अगर देर से मिले तो वो न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। इसी संदर्भ में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं कि न्यायपालिका का विस्तार और आधुनिकीकरण, जजों की संख्या और उससे आगे के मुद्दे पर। अब कहोगे सर ये टॉपिक क्या है? क्या न्यायपालिका का विस्तार होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, जजों की संख्या बढ़नी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? अब ये बात क्यों आई, कैसे आई, तो इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। कभी रिसेंटली यानी कि कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 34 से बढ़ाकर के 38 करने की कवायद, मतलब उसको मंजूरी दे दी है, कवायद शुरू कर दी है, इसकी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे वो नए मुख्य न्यायाधीश के 38 होंगे। अब ये सब क्यों है, कैसे है, इसके मैं सभी पहलुओं की चर्चा करूंगा कि किस तरीके से ये हमारे संवैधानिक प्रावधान के तहत आता है, किस तरीके से वैधानिक प्रक्रिया है और इसके बढ़ाने के पीछे कारण क्या है, तर्क क्या है, उद्देश्य क्या है और जो उद्देश्य या जो तर्क रखे गए हैं क्या वास्तव में वो कारगर होंगे क्या नहीं होंगे, क्या जजों की संख्या बढ़ाने से उन समस्याओं का समाधान मिलेगा जो हम लोग देखते हैं। और इसीलिए इन सभी मुद्दों पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और ध्यान से सुन लेने का, वो आपके यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से हर एंगल समझ लेना, जिसमें मैंने तकनीकीकरण या आधुनिकीकरण के पहलुओं को भी इसमें शामिल किया है। मैंने केवल और केवल इसको जजों की संख्या बढ़ाने पर मुद्दा केंद्रित नहीं किया, बल्कि सभी पहलू मैंने डिस्कस करने का प्लान किया है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि करने की बात की गई है। टोटल मिलाकर के देखिए जाए तो पहले 34 होते थे, 34, और 4 नए जज इसमें बढ़ाने की बात कर दी गई। यानी कि वर्तमान जो स्थिति है वो 34 जजों की है, ठीक है ना? सीजेआई सहित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित, और नई प्रस्तावित संख्या है 38 की। यानी टोटल हो जाएंगे अब 38, जिसमें 4 नए जजों की नियुक्ति कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है कुल मिलाकर के। अब इसका उद्देश्य क्या दिया गया है? इसका उद्देश्य यह दिया गया है कि इससे जो लंबित मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी संख्या बताई जाती है कि लगभग 92,000 केस उसमें मामले लंबित हैं, जिन पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही है ढंग से, जिन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और इतने केस पेंडिंग है जिसकी वजह से जो न्याय व्यवस्था है, न्याय है, वो इतना डिले हो जा रहा है कि पूछिए मत। जिसकी लाइन मैंने कही थी कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। ये वही है कंसेप्ट। यानी कि पेंडेंसी को, इस संकट को निपटारे करने की एक पहल है सरकार की तरफ से कि चलो भाई इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। अब बात आती है कि कैसे कैसे है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और किस तरीके से होगा, क्या ये जो पेंडिंग केसेस हैं इससे बाकायदा इसकी सॉल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा, इन सभी पहलुओं की चर्चा करते हैं। देखिए, इसका संवैधानिक और कानूनी जो अधिकार है, आधार है, वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान किया गया है। और संविधान में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, उसकी अधिकतम संख्या बिल्कुल फिक्स नहीं की गई है। यह संसद के ऊपर डिपेंड कर दिया गया है। संसद कानून बनाकर जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी बात, इसी के लिए एक एक्ट और पास किया गया था 1956 में, यह इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ द जजेस एक्ट 1956, जिसके मूल अधिनियम में यह कहा गया कि जो जज होंगे वो 10 होंगे, सीजीआई सहित, वो सीजीआई को छोड़ करके, यानी कि टोटल मिलाकर 11। अब समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन करके संसद इसको संख्या को बढ़ा देती है। तो अभी आपके 34 थे, अब हो गए आएंगे 38 कुल मिलाकर के। कौन से अधिनियम के तहत? ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, इसमें संशोधन करके ये बढ़ा दिया जाएगा। अब बात आती है कि जजों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। देखिए, जजों को बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि लगभग आपके 92,000 केसेस आपके
सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बाकी टोटल जुडिशरी में लाखों केसेस पेंडिंग है। समझ लीजिएगा, जिसकी वजह से लिटिगेशन कल्चर के कारण हजारों केस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लिटिगेशन उसमें केस दायर होते रहते हैं, सारी चीजें होती रहती हैं, पेंडिंग केस बढ़ते रहते हैं, डेट बढ़ाते रहते हैं। दूसरा, त्वरित न्याय। आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी जस्टिस को एक मौलिक अधिकार के रूप में एक मान्यता दी गई है। देर से मिला न्याय न्याय नहीं, अन्याय होता है। इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत इस बात की चर्चा की गई है कि भाई समय पर न्याय व्यवस्था मिल जानी चाहिए, वरना न्याय देर से मिला तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। या दूसरा, इस वजह से भी। तीसरा, संवैधानिक मामले और पीआईएल। संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए और जनहित याचिकाएं लगातार आ रही हैं। अब जैसी जैसी चीजें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे संघीय विवाद भी खड़े हो रहे हैं, केंद्र और राज्य के, राज्यों और राज्यों के, और वो तुरंत के तुरंत उनको केस को सुनना होता है। जैसे बंगाल के अभी इलेक्शन हुए, बंगाल के केस को लेकर के कई सारे लगातार केस आए, केजरीवाल का केस आया, और ये ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई तुरंत करनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले के जो मामले चले आ रहे हैं उनको पेंडिंग में डाल दिया जाता है कि भाई उनको बाद में देखेंगे। इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, और लगातार पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जो आ रही हैं, जनहित याचिकाएं, वो भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहे हैं, तब भी लोग अपने नाम को फेम करने के लिए बहुत सारे वकील इसी चीज में लगे रहते हैं कि लाओ पीआईएल ही डाल दे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पीआईएल दायर करना तो एक तरीका फैशन बन गया है, क्यों ना इन पर पनिशमेंट लगाया जाए। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसकी वजह से क्या है कि जो जरूरी और अन्य केसेस हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं। ठीक है ना। और एक विशेषज्ञता, कई बार क्या होता है, कुछ खास मुद्दों पर हमें कुछ जजों की कमेटी गठित करनी पड़ती है, जजों की बेंच गठित करनी पड़ती है, और जब नंबर ऑफ जजेस कम होते हैं तो विशेषज्ञता प्राप्त जजों की संख्या कम होने की वजह से उस पर हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि लगातार जो जजेस हैं अलग अलग बेंचों में बैठे रहते हैं। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुचारू रूप से ढंग से चल नहीं पाती, उसको चलाने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने की बात की गई। सो दीज आर द 4 बेसिक रीजंस बिहाइंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किन कारणों की वजह से बढ़ाया गया। लेकिन बात ये आती है, क्या इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान दोस्तों जजों की संख्या को बढ़ाने से हो जाएगा? बताइएगा। मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो अगर ये जजों की संख्या बढ़ जाती तो इसमें कोई शक नहीं है, जजमेंट जो है, जस्टिस है, वो तेज हो जाएगा। दूसरा, पेंडेंसी में कमी हो जाएगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है कि आपके जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी कम होंगे। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ जजमेंट ये भी अच्छा हो पाएगा, क्योंकि एक जज पर अब केसों की संख्या कम हो जाएगी, तो वो अच्छे तरीके से जजमेंट दे पाएंगे। ये 3 चीजें हैं। लेकिन क्या जजों की संख्या में वृद्धि लंबित समस्या का एकमात्र समाधान है? क्या इससे वो सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं जो केसों को पेंडिंग रखे हुए हैं? 92,000 केस पेंडिंग हो जाएंगे? क्योंकि हर कुछ सालों में जजों की संख्या तो बढ़ाई जाती है ना, तो फिर पेंडिंग केस खत्म क्यों नहीं हुए? क्या कारण है उसके? ऐसा तो नहीं है कि 10 आज पहली बार जजों की संख्या बढ़ाई जा रही हो। हर बार जब भी जजों की संख्या बढ़ाई गई, कारण हमेशा एक ही निकल के आया कि भैया पेंडिंग केस ज्यादा है, इसलिए संख्या बढ़ाई जाए। तो क्या एकमात्र समाधान है? नहीं। जनसंख्या का, वो जजों की संख्या का बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मीन्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। बढ़ाइए जरूर, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अन्य समस्याएं, जो आपके अन्य जो चुनौतियां हैं, वो उनका समाधान पूरा नहीं हो पाएगा। विशेषकर कॉलेजियम प्रणाली पर इसका दबाव पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि जजों की संख्या ज्यादा होगी तो कॉलेजियम सिस्टम पर भी कार्यभार बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, बुनियादी ढांचे की कमी है हमारे यहां, यानी कि 4 जजों को बढ़ाया जाएगा तो उनके नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे, उनका सपोर्ट स्टाफ बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उनको आवासीय सुविधाएं तुरंत उनको चाहिए होंगी, वो भी दिल्ली में, वो भी पॉश इलाके में। कहां से आएंगी इतनी जगह? और प्रणालीगत कमियां, जब तक न्यायिक प्रक्रिया में सुधार नहीं होता, जज बढ़ाने से क्या पूर्ण समाधान मिलेगा? अगर प्रणाली ही गलत है तो जजों की संख्या बढ़ाने से क्या होना है? कितना समाधान मिल जाएगा? बस कुछ पेंडिंग केसेस सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन संपूर्ण समाधान तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि भविष्य में
अगर हमें कुछ अच्छा करना है, न्यायपालिका के भविष्य को अच्छा लेकर के जाना है, तो हमें तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुधार को आगे लेके जाना होगा। यानी कि एक तरफ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना होगा, दूसरी तरफ हमें ई कोर्ट्स जैसी व्यवस्था को डेवलप करना होगा और तीसरा हमें प्रोसेस जो है प्रक्रियात्मक सुधार, तारीखें टालने की जो प्रथा होती है उस पर रोक लगानी होगी, क्योंकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का अपना कारण होता है। विशेषकर वकील तो आप जानते ही, लॉयर्स वगैरह जो होते हैं, एडवोकेट्स वकील जो हैं, वो जितना केस पेंडिंग होगा उतना उनको फायदा मिलेगा और कुछ केस करने वाले लोग भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों की बात आती है मात्रा और गुणवत्ता को लेकर के, क्वांटिटी एंड द क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना होगा। अब कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का जो समय है दोस्तों, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, डिजिटल एरा का बेहतरीन समय है। और इस समय आप अच्छे समझ रहे होंगे कि इसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं। एआई का, देखिए एआई का उपयोग कर सकते हैं केस रिसर्च और विश्लेषण के लिए। इससे क्या होगा कि पुराने मुकदमे और पूर्व के जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, जो पुराने केसेस हैं, डिसीजंस हैं, उनको वो तेजी से खोजने और उसका एक समरी निकालने में बड़ी हेल्प कर सकता है कि भाई इस मुद्दे पर कौन-कौन से केसेस आए थे और किस-किस में सुप्रीम कोर्ट की किस-किस बेंच ने क्या-क्या डिसीजन दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो जरा निकाल के दिखा दो। तो 2 मिनट के अंदर वो सारी चीजों को निकाल करके फ़िल्टर करके आपको दे देगा। तो कम समय में आपका काम हो गया। अदरवाइज़ मैनुअली एक अगर इसको काम किया जाए, तो सोचिए कितना लंबा समय लगेगा, किस केस में ये सब होगा। ये काम कौन करते थे? वकील करते थे कि इस केस में ये डिसीजन दिया था साहब, ये देख लीजिए। तब जज साहब को समझ में आ रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है। अब यहां से क्या हो जाएगा, तुरंत निकल के आ जाएगा, ये रहा हमने क्या डिसीजन दिया था, क्या नहीं दिया था। दूसरा, रियल टाइम भाषा अनुवाद। सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन केस इंग्लिश के नहीं होते ना। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और वो सब से जुड़ी हुई चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं और ऐसे में उनका जो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है और तमाम तरह की चीजें हैं, वो लोकल लैंग्वेज में हो सकते हैं। अब जजों को समझने के लिए लोकल लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होगा, तो उसके माध्यम से रियल टाइम ट्रांसलेशन की फैसिलिटी इसके थ्रू मिल जाएगी कि भाई इसका हमें ट्रांसलेट करके दे दीजिए टू द पॉइंट। आपकी जो लीगल लैंग्वेज होती है उस तरीके से तो तुरंत मिल जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं का सटीक अनुवाद मिल जाएगा। तीसरा, प्रशासनिक ऑटोमेशन। केस की तारीखें तय करने और नोटिस भेजने जैसे रूटीन कार्यों के लिए इसके माध्यम से बहुत सपोर्ट मिलेगा कि उससे पता चल जाएगा कि कब कब हम किस किस केस को कब कब कौन कौन सी डेट दे रखी है, कितनी डेट दे रखी है। तो जो शेड्यूल खाली हैं उनमें हम उसको फिल कर सकते हैं कि इसको ये डेट दे दीजिए, इसको ये दे दिए और सब निकल के आ जाएगा। आज किस किस के केस की हेयरिंग है, कल किसकी है, परसों किसकी है, या 1 साल बाद किसकी है, 6 महीने बाद किसकी है, 2 महीने बाद किसकी है, किस हर तरह के केस की सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। और ये कौन कर देगा? एआई। बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। अगला, ई कोर्स। ई कोर्स लंबित मामलों का डिजिटल समाधान है। इससे क्या होगा? ई फाइलिंग, ऑनलाइन मुकदमे दर्ज करना, कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन मुकदमे दर्ज करो। भौतिक फाइलों को लाने ले जाने में गुम होने का बड़ा डर रहता है, सब कुछ ऑनलाइन कर दीजिए भाई। जब हमारे डॉक्यूमेंट से लेकर के सब चीज तक आपकी ऑनलाइन है, तो ये क्यों ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं, कहीं आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई चुरा ले जाए, तो क्या करोगे? ये सारी समस्या। दूसरा, वर्चुअल कोर्ट रूम, ऑनलाइन सुनवाई बताइए कर करिए ना, क्या दिक्कत है? समय बचाइए, तारीख टलने की दर में भारी कमी आ जाएगी, तारीख टालने का मौका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे? कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता, सर वो वहां फंसा हुआ नहीं आ पा रहा है, सर तारीख दे दीजिए। अरे कोई नहीं, वहां पास के कोर्ट में चले जाओ, वहां पर जाकर के कमरे में जाकर के हमारे सामने खोल लीजिए, हम यहीं से फैसला सुनाएंगे, यहीं पर केस की सुनवाई करेंगे, क्या दिक्कत है? इस तरीके से तारीखें टालने की जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो खत्म हो जाएगी। और केस मैनेजमेंट सिस्टम, स्वचालित ट्रैकिंग से प्रशासनिक काम आसान हो जाएगा, जज अपना समय गुणवत्तापूर्ण निर्णय पर केंद्रित कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बहुत बड़ी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इनको सारी जो पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप अपने मेंस के लिए भी नोट कर सकते हो, प्री के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है ही कि हम निम्न में से कौन-कौन से सुधार कर सकते हैं, न्याय व्यवस्था के सुधार के लिए किन-किन चीजों को अपनाया जा सकता है। ये रहा। और समग्र दृष्टिकोण, ध्यान रखिएगा, समग्र दृष्टिकोण यह है कि हमें दोनों चीजें चाहिए। मात्रात्मक सुधार यानी कि जजों की संख्या भी बढ़ानी है, जिससे कि हम लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट कर सकें और हमें क्वालिटी भी आपको संभालनी है, यानी गुणवत्ता। एआई एआई और ई कोर्स और प्रशासनिक सशक्तिकरण
प्रशासनिक कार्यों का ऑटोमेशन, सुनवाई की गति और सटीकता बढ़ाना, और दोनों के संभव सहयोग से ही न्यायपालिका का वास्तविक कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तभी जाकर के सॉल्यूशन हो पाएगा। ये समझ लीजिएगा। और ये मैंने यूपीएससी का मेंस का एक फ्रेमवर्क दे रखा है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, मुख्य भाग है। कारण कि भाई जजों की संख्या बढ़ाई गई है, उसके पीछे कारण क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या चुनौतियां हैं। और इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या केवल जजों की संख्या बढ़ाना न्यायपालिका की समस्या का पूर्ण समाधान है? बोले नहीं, सब कुछ मिक्सअप करना है, दोनों तरह की चीजें, क्वालिटी और क्वांटिटी। प्रशासन जो जजों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और गुणात्मक स्तर पर उसकी चीजों को बढ़ाना जरूरी है। तो ये है आपका कंप्लीट इंटरव्यू का आंसर। यानी कि निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जजों की संख्या 34 से बढ़ा करके 38 करना न्यायपालिका की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन व्यापक संस्थागत और तकनीक सुधारों के बिना सबके लिए त्वरित न्याय, फास्ट जस्टिस फॉर ऑल, ये संभव नहीं है। इसके बिना संभव नहीं है। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर बाई चांस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, जिसको आप लोगों को समझ लेना चाहिए। फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल एट स्टडी IQ IAS, UPPCS selected in 2009, 3 times IAS interview faced 2005, 7 and 9, and 17+ years teaching experience। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कि आपको आज की ये टॉपिक, आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।